अभी तक तो आपने काफी रील्स और शॉर्ट्स ब्लू स्मार्ट कंपनी के ऊपर देख ही ली होंगी कि इन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड करा है, गुरुग्राम के एक डीएलएफ कमेलिया में इन्होंने बहुत बड़ा फ्लैट खरीद लिया है वगैरह वगैरह। पर असल में फ्रॉड कितने करोड़ों का है? 2019 में जब इन्होंने अपनी कंपनी शुरू करी थी तब से अब तक इन्होंने कितने फ्रॉड करे हैं? ये सारे स्कैम आखिर हो कैसे रहे थे? टाटा, जियो, एमजी हेक्टर और महिंद्रा जैसी कंपनीज इस कंपनी के साथ क्यों जुड़ी और क्या उन्हें नहीं पता चला कि ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं? क्या ये कंपनी कभी प्रॉफिटेबल हुई भी थी? क्या है इनका बिजनेस मॉडल और कैसे उबर और ओला को ये फ्यूचर में पीछे छोड़ सकते थे, लेकिन अब इन्होंने वो चांस भी खत्म कर दिया। अभी 16 अप्रैल 2025 को इन्होंने मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर में अपने ऑपरेशंस भी बंद कर दिए हैं। और जब मैंने सेबी का 29 पेज का डॉक्यूमेंट पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये फाउंडर्स तो शुरू से ही फ्रॉड कर रहे थे। चलो फाउंडर की हिस्ट्री, कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी का बिजनेस मॉडल और ये पूरा स्कैम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो। पहले समझते हैं कि जो ब्लू स्मार्ट का बिजनेस मॉडल है वो कैसे काम करता है। ब्लू स्मार्ट के बिजनेस के 3 मेन पिलर्स थे: फ्लीट ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले बात करते हैं फ्लीट ऑपरेशंस की। ब्लू स्मार्ट का खुद का फ्लीट ऑपरेशन बिजनेस था। ब्लू स्मार्ट का खुद का इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्लीट था, लेकिन ये सारे फ्लीट कंपनी खुद ओन करती थी। यहाँ पे फ्लीट मतलब गाड़ियों को बोलते हैं। इन्होंने महिंद्रा, टाटा इन जैसे ईवी मेकर्स से गाड़ियां लीज पे ली थी और ज्यादातर गाड़ियां इन्होंने जेंसोल इंजीनियरिंग कंपनी से लीज पे ली थी। ब्लू स्मार्ट की गाड़ियां एक फिक्स्ड मंथली रेंट पे ड्राइवर्स को दी जाती थी और ड्राइवर्स को एक प्रिडिक्टेबल अर्निंग मिल जाती थी, मतलब कि सैलरी की तरह। कंपनी ने शेयर्ड राइड, आवरली रेंटल, एयरपोर्ट सर्विस और इंटरसिटी जैसी सर्विस भी दी, जो 2019-20 के समय ओला और उबर भी नहीं दे रहे थे। दूसरा सेगमेंट है टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। ब्लू स्मार्ट का खुद का एक ऐप था जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों पे चलता था, जिसके थ्रू यूजर राइड बुक कर सकता था और सब्सक्रिप्शन खरीद सकता था, बिल्कुल ओला और उबर की तरह। और साथ ही साथ मल्टी आवर रेंटल भी बुक कर सकता था और इंटरसिटी भी बुक कर सकता था। इस ऐप पर रियल टाइम ट्रैकिंग, सीमलेस पेमेंट्स, ड्राइवर रेटिंग और कस्टमर सपोर्ट जैसे फीचर अवेलेबल थे। ये चीज सुनने में तो आपको बड़ी अजीब लग रही होगी कि ओला और उबर भी तो यही काम करते हैं, बट 2019-20 में ओला और उबर भी ये काम नहीं कर रहे थे। ब्लू स्मार्ट ने अपनी टेक टीम से पूरा ऐप इन हाउस बनवाया था, जिससे फ्लीट का मैनेजमेंट मतलब गाड़ियों का मैनेजमेंट, ड्राइवर का मैनेजमेंट कि कौन ड्राइवर आ जाएगा कौन नहीं आएगा, और पेमेंट्स का मैनेजमेंट सब कुछ ऑटोमेट हो जाता था। और इनके इतने अच्छे टेक और डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से इनको एक बहुत अच्छा डेटा का इंसाइट मिलता था, जिसकी वजह से ये लोग अपनी सर्विस इंप्रूव कर पाते थे। तीसरा सेगमेंट है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्लू स्मार्ट ने अपना दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलोर इन सब जगह पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया था, जहां पे इनकी गाड़ियां चार्ज होती थी। इसके लिए इन्होंने टाटा पावर और जियो बीपी के साथ पार्टनरशिप करी थी। कंपनी का यह भी क्लेम था कि उनकी सारी ईवीज रिन्यूएबल एनर्जी से चार्ज होती है, जिसकी वजह से कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। पर यह भी बात झूठ थी। वीडियो में आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। चार्जिंग स्टेशंस को मैनेज करना, वो स्टेशंस कहाँ पे बनेंगे उसकी लोकेशन ढूंढना, उन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मॉनिटर करना, ये सारा काम ब्लू स्मार्ट खुद करता था। इन तीनों सेगमेंट की वजह से ब्लू स्मार्ट एक फुल स्टैक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी बन गई थी। फ्लीट, टेक और चार्जिंग इंफ्रा सब कुछ इनके ही कंट्रोल में था। इनके पैसे कमाने के तरीके की बात करें तो सबसे पहले तो ये लोग राइड के फेयर से कमाते थे। दूसरा, ये लोग सब्सक्रिप्शन मॉडल से कमाते थे, जहां पे कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल लोगों को ये लोग 10 से 15,000 रुपए पर मंथ का सब्सक्रिप्शन देते थे। तीसरा, ऐप और गाड़ियों पे ये लोग एडवर्टाइजमेंट करते थे तो उससे भी पैसा कमाते थे। चौथा, इनके कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट थे। ऑफिस के लोगों को सुबह घर से ऑफिस और शाम को ऑफिस से घर छोड़ने का काम ये लोग करते थे। पांचवा, ये लोग कार्बन क्रेडिट से कमाते थे। इनके पास वीरा का सर्टिफिकेशन था, क्योंकि ये लोग क्लेम करते थे कि इनकी इलेक्ट्रिक कार है तो इनकी गाड़ियों से CO2 कम निकलती है। अब पहले ब्लू स्मार्ट कंपनी के बारे में बताने से पहले मैं आपको जेंसोल इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में बता देता हूं, जिसके थ्रू इन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया है। जेंसोल इंजीनियरिंग एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जो 2007 से सोलर पैनल, ईवी मैन्युफैक्चरिंग और कंसल्टिंग का काम करती है। 2019 में ये BSE SME पे लिस्ट हुई और 2023 में NSE के मेन बोर्ड पे शिफ्ट हो गई, मतलब कि आम आदमी जैसे कि आप और मैं जाके इनके शेयर्स खरीद सकते हैं। साथ ही साथ जेंसोल ने पब्लिक और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे IREDA, PFC से भी करोड़ों का लोन उठाया, जो वैसे तो ईवीज की कार और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना था, लेकिन सेबी की रिपोर्ट में पता चलता है कि ये सारा पैसा लग्जरी फ्लैट, गुची का पर्सनल एक्सपेंसेस और बाकी की शेल कंपनीज में डाइवर्ट हुआ है। मतलब कि पब्लिक का पैसा जो ग्रीन एनर्जी में लगना था वो इनकी पर्सनल लग्जरी में लग रहा था।
हो क्या रहा था कि ब्लू स्मार्ट के 70% ईवी व्हीकल्स जेंसोल से लीज पे लिए हुए थे। मतलब कि जेंसोल ने पब्लिक के पैसे से ईवी खरीदी और फिर उन्हें ब्लू स्मार्ट को रेंट पे दे दिया और ये सारा पैसा इन दोनों कंपनीज के बीच में घूम रहा था। और ये सब गलत है, क्योंकि आपने जिस कंपनी के लिए पब्लिक का पैसा लिया है उसमें यूज करके उसको बड़ा बनाना चाहिए, पर उसकी जगह ये लोग दूसरी कंपनी को बड़ा बना रहे थे और ये दिखा रहे थे कि ये पैसा यहाँ खर्च हो गया है, जबकि वो पैसा ये लोग अपनी कंपनी बनाने में, अपनी लग्जरी खरीदने में और अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के लिए यूज कर रहे थे। लॉकडाउन के टाइम पे जब सारी कंपनीज बंद थी, लोगों को इस सर्विस की कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि इनका बिजनेस कम होना चाहिए था, दूसरी कंपनीज का भी बिजनेस कम हो रहा था। तब इन्होंने एक्सपेंशन करने का ढोंग करा, अलग अलग प्लान लॉन्च करे और पता नहीं और क्या क्या किया। 2021 में टाटा मोटर्स से 3000 ईवी ली, जो असल में तो जेंसोल ने खरीदे थे, लेकिन ब्लू स्मार्ट को रेंट पे दे दिए। अब आप में से बहुत लोगों को लगेगा कि भाई जेंसोल ने कार खरीदी और उसको लीज पे दे दिया तो बिजनेस दिया ना, इसमें फ्रॉड क्या हो गया। तो बात यह है कि जेंसोल एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी और वो गाड़ी खरीदने के लिए लोन लिए जा रहा था जिसकी उसको जरूरत नहीं थी, और वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि वो ब्लू स्मार्ट को लीज पे गाड़ियां दे सके। और ब्लू स्मार्ट इतना कैपेबल नहीं था कि वो लीज का पेमेंट टाइम पे दे पाए, बल्कि वो बहुत सारे लीज के पेमेंट डिले कर रहा था। और जेंसोल का सबसे बड़ा क्लाइंट कार लीज के मामले में ब्लू स्मार्ट था, मतलब उसके फाइनेंसिस को कुछ भी दिक्कत आती तो सारा असर जेंसोल कंपनी पे पड़ता, जो कि उनकी खुद की नहीं है, बल्कि उसमें पब्लिक का भी पैसा लगा है। ओवरऑल ये बात है कि जेंसोल के पैसों से ब्लू स्मार्ट चली और ब्लू स्मार्ट इतनी कैपेबल नहीं थी कि वो सारा पैसा कभी भी दे पाए। बीपी वेंचर ने इन्हें 60 से 70 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन सेबी की रिपोर्ट बताती है कि अनमोल जग्गी ने उस पैसे से डीएलएफ में अपने घर का डाउन पेमेंट किया था। 2022 में इन्होंने कार्बन क्रेडिट के नाम पर इन्वेस्टर्स को फंसाया। इन्होंने वीरा से सर्टिफिकेशन लिया, लेकिन बाद में सेबी ने बताया कि वो डेटा भी फेक था। वीरा कार्बन स्टैंडर्ड देखने की एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने क्लेम किया था कि ये लोग हर राइड पे आधा किलो CO2 बचाते, जिसकी वजह से ये लोग हर राइड पे 50 रुपए क्लेम कर पाते थे। और साथ ही साथ एक स्विस फंड था रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का, उन्होंने भी इन्हें $25 मिलियन दिए थे, क्योंकि उनको लगा ये एक नेक्स्ट टेस्ला हो सकता है। 2023 में पता चला कि ब्लू स्मार्ट अपने सब्सक्रिप्शन से हर महीने 8 से 10 करोड़ कमाता है, लेकिन उनका सालाना जो लॉस है वो 120 करोड़ से भी ज्यादा। इनका हर सब्सक्रिप्शन प्लान 10 से 15 हजार रुपए पर मंथ का होता था और इनके पास 1000 से ज्यादा कॉर्पोरेट क्लाइंट थे, लेकिन ये सारा पैसा इनकी लग्जरी में जा रहा था। 2023 में मेफील्ड इंडिया नाम की कंपनी ने इनमें से अपना स्टेक भी बेच दिया था, क्योंकि शायद उन्हें पहले ही समझ आ चुका था कि ये एक टाइटैनिक की तरह है जो डूबने ही वाली। और इसी साल जेंसोल से 71 करोड़ का ईवी का एक और लोन लिया गया, जिसको इन्होंने दोबारा अपने फ्लैट में लगा दिया। 2024 में ये लोग MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना के लेके आए, ताकि इन्वेस्टर्स का और ज्यादा ट्रस्ट बने और वो लोग अपना और पैसा लगाए। सही बताऊं तो जब मैं ऐसी कंपनीज के बारे में बात करता हूं कि ये लोग इन्वेस्टर में ट्रस्ट बना रहे हैं, कस्टमर पे ध्यान नहीं दे रहे, तो आज के टाइम पे भी ऐसी 2-3 कंपनी इतनी बड़ी हो रही है, $1 बिलियन की बन रही है, जिनके बारे में मैं 1-2 साल बाद बात कर रहा हूँ कि इन लोगों ने अपना फ्रॉड कैसे करा। अगर आपको समझ आ गया किन कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ तो कमेंट कर। खैर, टॉपिक पे आते हैं। जो इनका सब्सक्रिप्शन मॉडल था, उससे जो भी पैसा आता था उससे ये लोग अपनी दुबई की ट्रिप मारते थे, ये कहकर कि ये तो बिजनेस के लिए जरूरी, और साथ ही साथ वो पैसा ईवी मोटर नाम की शेल कंपनी के थ्रू रोटेट होता रहता था। खैर, पता नहीं इतने सालों से सेबी कर क्या रहा था, हो सकता है 3-4 सालों से इन पे रिपोर्ट ही बना। और अप्रैल 2025 में 25 से 30 पेज की इन्होंने अपनी रिपोर्ट निकाली, जिसमें इन्होंने फाउंडर्स की ये सारी बातें एक्सपोज। उसमें उन्होंने वही बताया कि लोग अपने सब्सक्रिप्शन का पैसा लग्जरी में लगाते थे। दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि लोग कार्बन क्रेडिट से पैसे कमाते हैं, वो इनका हर मंथ 50 से 70 लाख रुपए बन जाता था। साथ ही साथ फाउंडर अनमोल जग्गी और पुनीत जग्गी पे सेबी ने लाइफ टाइम बैन लगाई कि वो लोग अब अपनी कंपनी को कभी भी स्टॉक मार्केट पे रजिस्टर नहीं कर सकते। अब काफी लोग सोचेंगे कि जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो 1-2-3 लाख रुपए की जॉब करते हैं, दुबई तो वो भी चले जाते हैं, महंगी लग्जरी आइटम तो वो भी खरीद लेते हैं, तो इन्होंने भी हो सकता है ना अपनी सैलरी से खरीदा। पर असल में तो कंपनी के हिसाब से इनकी सैलरी 0 थी, पर मान लेते हैं जो एवरेज सबकी सैलरी होती है वो 15 से 20 लाख रुपए साल की होती है, क्योंकि एक तो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं थी, लॉस मेकिंग कंपनी थी। दूसरा, लॉस मेकिंग कंपनी है तो कैश फ्लो भी मेंटेन करना होता है, इसलिए फाउंडर्स कम सैलरी लेते हैं। लेकिन इनकी दुबई ट्रिप, गुची का बैग और बाकी इनके गोल्फ वगैरह के जो भी शौक थे वो लगभग 5 करोड़ से ज्यादा के थे। तो वो पैसा आया कहां से? ऑब्वियसली वो पैसा कंपनी का था। साथ ही साथ हर कॉर्पोरेट सब्सक्रिप्शन का 15% तो फाउंडर अपने अकाउंट में ले रहे थे, जिनकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। साथ ही साथ जेंसोल एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी थी, तो उसका जो डिविडेंड हर साल बनता था उसको भी ये लोग यूज करते थे अपने लॉसेस को पूरा करने में। वो लॉसेस ब्लू स्मार्ट कंपनी थी, तो वो जो डिविडेंड का पैसा था वो पब्लिक का था, तो उन्होंने उसको भी अपने पास यूज की।
ये स्कैम सिर्फ ब्लू स्मार्ट के लिए नहीं बल्कि पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक सबक है। और शायद इस स्कैम की वजह से इन्वेस्टर्स को समझ आ जाए कि किसको पैसा देना है, क्यों देना है, क्या देख के देना है। क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है कि अगले 3 से 4 सालों में ऐसी बहुत सारी कंपनीज का स्कैम बर्स्ट होने वाला है। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो लॉस मेकिंग है लेकिन उनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। तो वो लोग क्या करेंगे, आईपीओ लाएंगे, अपना पैसा बनाएंगे, और जो हमारे जैसे लोग होंगे जो आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे उनका सारा पैसा डूब जाएगा। और इससे एक और बात हो जाएगी कि इन्वेस्टर्स और पब्लिक को समझ आ जाएगा कि जिस कंपनी में ऐसा लगता है ना कि भाई इसमें तो सभी ठीक है, जैसे ब्लू स्मार्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल है, कोई भी कुछ अभी तक 5 सालों में कुछ भी गलत दिख ही नहीं रहा, तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही सकती है। खैर आप बताओ, क्या आपने ब्लू स्मार्ट की सर्विस पहले कभी यूज करी थी? और अगर आपने यूज करी थी तो सर्विस के मामले में ओला, उबर और ब्लू स्मार्ट में से आपको ज्यादा बेटर किसकी सर्विस लगती थी? बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। बाकी वीडियो को लाइक करके एक कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे देखनी है ये भी बता देना। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।